आइए आप लोग जो 11th के हैं और जो 12th के जो नए स्टूडेंट थे वे, और जो कंपटीशन के हैं और अंडर मैट्रिक वाले भी। कहने का मतलब है 0 से लेके 100 तक, फ्रॉम A to Z। सबसे पहली बात है कि आज हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में जान रहे हैं। देखिए, ट्रांसलेशन तो स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है, और ऐसा लगा कि मुझे जब मैं ट्रांसलेशन बताने लगूंगा तो उस समय में ही जितनी भी बातें हैं सब बात को मैं आपके सामने रखूंगा, और यह बहुत इंटरेस्टिंग है। और याद रखिएगा, अगर जो देखिए जो CBSE वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन अगर आप जान लेते हैं तो ट्रांसलेशन आप क्या सब कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, रियली क्या है, अगर ट्रांसलेशन आप जानते हैं तो इंग्लिश से हिंदी का जो मीनिंग है आप वो अच्छी तरह से लगा सकते हैं। एक, अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलेंगे अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं। और अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्रीहेंशन पैसेज जिसको कहते हैं, कंप्रीहेंशन, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, जितने भी हैं सब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लॉज टेस्ट किसी भी तरह का। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ट्रांसलेशन है, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या है कि लगभग आप 100 स्ट्रक्चर, ऐसे तो मैं केवल अगर रियली कहा जाए तो 50 to 70 स्ट्रक्चर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो फिर आपको स्पोकन में किसी भी तरह का ग्रामर पढ़ने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे जितने भी मतलब भाई बहन हैं, जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, याद रखिएगा कि ग्रामर फ्रॉम 1 to PhD, मतलब एक से लेकर के अंत तक जो है एक ही ग्रामर है, एक ही ट्रांसलेशन है। मैं जो ये ग्रामर पढ़ा रहा हूँ या ट्रांसलेशन या वर्ड जो भी बता रहा हूँ, ये सब शुरू से लेकर अंत तक है। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सबको, और जितना बेनिफिट उठाने का होगा आप उठाइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आनंददायी भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है ट्रांसलेशन सीरीज 1। इसलिए मैं सीरीज 1 किया हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि आप अगर आप हमको एक चीज़ अक्सर हमारे भाई बहन कहा करते हैं कि जब भी आप स्टार्ट कीजिए तो 0 से कीजिए, क्योंकि जब भी कीजिए 0 से, क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो याद रखिएगा कि मैं जो भी चीज़ करूँगा, जैसे कि देखिए अभी तो मैं कुछ ग्रामर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कारण है, जहाँ से छोड़ा था उसको आगे लेके जा रहा हूँ, तो वह तो जरूरी है। जो 11th वाले हैं, जो 12th वाले, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जो कभी नहीं पढ़े थे, तो उनके लिए भी, और अंडर मैट्रिक वालों के लिए भी 0, मतलब जहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है और मैं इसका बहुत वेट कर रहा था कि कब मैं स्टार्ट करूं, इसलिए हम भी वेट में थे। उसके पीछे रीजन है कि हमारे जितने भी जानने वाले हैं और नहीं भी जानने वाले, सबको ये लगे कि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप अगर किसी टीचर को जानना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये सही है गलत है कैसे। तो मैं एक चीज़ हमेशा बताना चाहूँगा कि अगर हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो आप, और ज़रूर ऐसा मन में होता है कि जहाँ भी कोई तरह का कमी है, जो भी लगता है प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक मन में ये हमेशा है कि हम अपने देशवासियों को कितना दिल से कोई भी चीज़ कर सकूं। ऐसा था कि ऑफलाइन में था क्या कि थोड़ा सा थोड़े लोग जानते थे, लेकिन ऑनलाइन में पूरे विश्व के लोग और भारत के लोग जानेंगे। इसलिए आज मैं जो कुछ हूँ और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सब आप ही लोग के सहयोग का है। इसलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके बिना नहीं, इसलिए आप जरूर इस चीज़ को देखिएगा। और कोशिश करता हूँ जहाँ कहीं भी आपको और मटेरियल चाहिए, देखिए समय तो कम है, कार्य अधिक है, इसलिए आप एकदम आनंदाई के साथ पढ़िए और देखिए।
ट्रांसलेशन सीरीज 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसलेशन सीरीज 1 इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ कि यह जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहली बात है असर्टिव। यहाँ पर मैं अफर्मेटिव लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो अफर्मेटिव मतलब क्लियर सोचेंगे कि क्या लिख दिए शॉर्ट में। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको बस शॉर्ट में अगर कहिएगा तो एस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ तो आप सेंटेंस पीछे वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। सेंटेंस एक प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, सेंटेंस चैप्टर, उसको निकालिएगा, उसमें अफर्मेटिव कहाँ से आया ये चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यस। अफर्मेटिव कहते किसको है? स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें पॉजिटिव सकारात्मक भाव, मेरे भाई सीधा लाइन में एक बात कह दीजिए, जिसमें एस का बाद भाव व्यक्त हो, जिसमें नो का भाव नहीं हो, उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? स्वीकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक भाव, जिस वाक्य से सकारात्मक भाव का बोध होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन है कि हम जो पहला स्ट्रक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर देखिए क्या है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वेयर प्लस एससी। यहाँ पर कंप्लीमेंट भी कहीं तो पहले बहुत जगह कंप्लीमेंट भी लिखा रहता है, प्लस अदर वर्ड। अब मन में क्वेश्चन आया होगा, सबसे पहली बात है कि सर ये स्ट्रक्चर लिखे तो लिखे क्यों? देखिए, हिंदी में हिंदी के वाक्यों का जो बनावट है वो अलग है, और इंग्लिश के वाक्यों का जो बनावट है वो अलग है। यह जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को जान लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप हिंदी के जो मतलब हिंदी का भी जो वाक्य होगा उसको आप इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसके मन में, आपके मन में यह सब है क्या? देखिए, यह सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट के बारे में मैं जानकारी यहाँ पर क्लियर देना चाहूँगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो थोड़ा सा भी। सब्जेक्ट कहते किसको है? देखिए, आपके मन में अगर सर यह सब के बारे में तो बताए नहीं, तो याद रखिएगा सब कुछ मैं बता रहा हूँ, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। सब्जेक्ट वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी होता है, जो वाक्य में काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिससे रोहन गीत गाता है, इसमें गीत गाने का काम कौन करता है? रोहन करता है, इसलिए रोहन सब्जेक्ट। क्लियर है? एक लड़का बोला कि सर एक बात बताइए, रोहन तेज है, इसमें कहाँ कोई काम करता है? याद रखिएगा, दूसरा डेफिनेशन में बता रहा हूँ, बताया भी हूँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया हूँ पीछे, अगर जाकर देखिएगा तो। वह शब्द जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वह शब्द जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। राम गरीब है, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में, इसलिए राम सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? एक लड़का पूछा कि भाई मतलब सर ये इज आर एम वाज वेयर क्या है? याद रखिए, एक चीज़ और आज बताना चाहूँगा, ये जो इज आर एम वाज वेयर है यह एम बी है। हाँ, एक लड़का पहली बार सुने हैं कि यह एम बी है। याद रखिएगा एम बी। अब भाई आपके मन में होगा कि एम बी क्या होता है? एम बी का मतलब मेन वर्ब होता है। इज आर एम वाज वेयर, यहाँ मेन वर्ब है। कुछ एक हमारे भाई सर बोले सर बचपन में पढ़े थे ये एच बी होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आप एम बी क्यों कह दिए? याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यहाँ हाई जो है यह एच भी है, और वह तेज है, यह एम भी है। एक भाई साहब का मन में हुआ वह पढ़ता है, यहाँ एच बी हो गया। एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब और हाई का मतलब मेन वर्ब। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बहुत आसान है, हल्का है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। आप लोग एग्जाम देने कहीं जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि दोस्त ले लेते हैं, कहते चलो दोस्त थोड़ा हेल्प कर देना, जो 9th वगैरह में पढ़ता है या सीनियर हो,
तो वो बेचारा क्या करता है, खाना वगैरह पहुंचाता है, रसगुल्ला वगैरह लाता है, दही वगैरह जो भी है। तो क्योंकि वो हेल्पर होता है, एग्जाम देने वाला मुख्य होता है, और वो बेचारा जो रसगुल्ला लाने वाला वो हेल्पर होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायता करने वाली क्रिया। देखिए यहाँ पढ़ता जो है ये मेन वर्ब है। पढ़ता जिस शब्द से पूर्ण अर्थ मतलब मुख्य अर्थ का, जिस क्रिया से मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे एम भी कहते हैं, और जिस क्रिया से सहायता करने का बोध होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर वह पढ़ता अगर बोले तो क्लियर नहीं हुआ, अगर है लगा दिए तो इसका मतलब है कि यह पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में है, एक क्वेश्चन आपके मन में है, इसको थोड़ा सीधा कर। तो क्वेश्चन आपके मन में है कि अगर यहाँ पर हाय है या मेन वर्ब कैसे, एक बात बताइए। यहाँ पर देखिए इस वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, मात्र अकेला ही है। अकेला रहने के कारण, अकेला रहने के कारण यह मेन वर्ब हो गया। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके पापा बाबा धाम चले गए, पापा और मम्मी दोनों बाबा धाम चले गए। तो बाबा धाम अगर चले गए तो एक बात बताइए, जब कोई आपके यहाँ आता है कुछ मांगने के लिए तो वह आपको क्या कहता है कि तुम दो, तो आप कहते हैं नहीं पापा मम्मी नहीं है, आप चले जाइए। तो वह बोलता है भाई अभी तो मालिक तुम ही हो। इसका मतलब है कि जब मेन वर्ब नहीं रहता है, जब हेल्पिंग वर्ब अकेला रहता है तो यह खुद मेन वर्ब के जैसा काम करता है। कहने का मतलब है कि जब मेन वर्ब नहीं रहे, जब है हूँ था थे थी लगा रहे, यह बेचारा खुद मेन वर्ब हो जाता है। क्लियर समझ में आया? कहने का मतलब यह है जब मेन वर्ब रहेगा तो हाय हूँ था थे थी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो हाय हूँ था थे थी क्या हो जाएगा, यह मेन वर्ब हो जाएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो सब दिन यही सोचते थे कि यहाँ जो है यहाँ कैसे हो गया, तो आज शायद क्लियर हो गया होगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यह मेन वर्ब हो गया क्योंकि इसमें दूसरा मेन वर्ब नहीं है। एक लड़का बोला कि सर बच्चा में पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस इजारा मौजूदा प्लस कम्प्लीमेंट यहाँ दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं। आप सब मन में जितना क्वेश्चन है सब आपके मन में आता होगा। याद रखिए कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर होता है। बचपन में अगर पढ़े हैं तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, सुने होंगे। जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एक बात बताइए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग प्रभावित नहीं होंगे कि आप लोग नहीं अगर कुछ नहीं सीखेंगे पर क्यों देखेंगे वीडियो, तो इसका मतलब है कि आप प्रभावित हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ जान रहे हैं तब ना आप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है हम जो काम कर रहे हैं उससे आप प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे एक बात देखिए ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं गेंद खेलता हूँ, मैं खेलने का काम कर रहा हूँ तो गेंद इधर उधर हो रहा है। जैसे मैं कभी कभी आप लोग को पीटता हूँ छड़ी लेकर के, उछल कूद आप करते हैं, इसका मतलब है कि आप प्रभावित हो रहे हैं। तो जो क्रिया से प्रभावित होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कम्प्लीमेंट बेचारा क्या करता है, कम्प्लीमेंट भी बेचारा क्या करता है, ये पूरा करता है अर्थ को। आप कहिएगा सर एससी लिखे हैं, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, नहीं भाई, एससी का मतलब सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, और सी से कम्प्लीमेंट। जनरली लोग सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट को मतलब यहाँ पर सब जानता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है तो जनरली लोग सी देता है, सी मतलब भी कम्प्लीमेंट होता है। कम्प्लीमेंट का दो भेद होता है, एक सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। आप कहिएगा इस सब के बारे में याद रखिएगा, जितना भी बात मैं बता रहा हूँ सबको मैं विस्तार से सबका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। होता क्या है कि यूट्यूब पर ये दिमाग में रहता है कि हम जितना जल्दी सीख जाए। याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ में समय लगता है, धैर्य रखना पड़ेगा। और ये भी कहावत सुने होंगे कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले कई तक सींचे नहीं। एक बार बताइए, अभी मान के चलिए कि लीची का समय नहीं है, आप जो है पूरा गड्ढा कर दीजिए और चारों तरफ से उसमें पानी का जो है पानी लगा दीजिए, नल वगैरह जितना भी है बांध 10 फीट बांध दीजिए, लीची सूखेगा कि फलेगा ही बताइए। इसलिए कोई भी काम में आजकल क्या है कि जितने लोग हैं सब चाहते हैं कि 10 वर्षों का एक दिन में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा सब्र धैर्य करना होगा। इसलिए कोई भी चीज़ है तो एससी का मतलब यहाँ सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, और हम यहाँ सी पे दिए इसलिए कि बहुत
बहुत मतलब जगह पर सी भी कंप्लीमेंट भी रहता है जो अर्थ को पूरा करता है। एससी का मतलब हुआ जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट वैसे भी दे सकते हैं जो अर्थ को पूरा करता है। एक भाई साहब बोले ओ डब्ल्यू बराबर क्या होता है। देखिए ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स होता है। जहाँ पर जितने पूरे दुनिया में टीचर हैं सब तरह के लोग हैं। कोई ओ डब्ल्यू लिखते हैं, अदर अदर मतलब अन्य, वर्ड्स मतलब शब्द। कोई ई लिखते हैं, कोई आर लिखते हैं, कोई ओ पी लिखते हैं, मतलब कहना मुश्किल है कितना लिखते हैं। तो जो बाद बाकी बच जाएगा उसको हम लोग अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द कह देंगे। क्लियर हो गया। अब आपके मन में होगा कि सर एक बात तो मन में ये बात तो नहीं पता है कि पहचान कैसे रहेगा इसका। तो पहचान क्या है, तो आइए सब कुछ मैं बता देता हूँ, आपके मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो हिंदी वाक्य के या वाक्यों के अंत में हाय, हूँ, हाय, हा, यहाँ पर हम मुख्य क्रिया नहीं लिखे हैं क्योंकि उसके पीछे कारण है। यहाँ पर इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि यह मुख्य क्रिया खुद है। था, थे, थी, होता है, होती है, होते हैं, ईटीसी लगा रहता है। अब ईटीसी का मतलब आप सोचेगा कि सब कुछ तो लिखिए दिए फिर ईटीसी का है लगा है। हो भी लगा रहता है बहुत तरह का। हो है, हूँ, है, था, है, हूँ, हैं, था, थे, थी, होता है, होती है, होते हैं इत्यादि लगा रहता है। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या सब हिंदी वाक्यों के अंत में। अब कहिएगा सर कैसे समझेंगे, तो बहुत जगह है हूँ लगा रहता है। और भी जान लीजिए इसमें क्या होता है, कर्ता, पूरक। पूरक जो बोले अभी ऑब्जेक्ट नहीं, जो अर्थ को पूरा करता है। पूरक प्लस अन्य शब्द प्लस है इसी से कर देते हैं। ठीक है। अब आपके मन में दो तीन बात आपके मन में आता होगा। पहचान क्लियर हो गया, कर्ता प्लस पूरक। ये एक चीज याद रखिए, ये रटने वाला चीज नहीं है। हम एक आपको दिए आधार दिए, जैसे वह तेज है, ठीक है ना। तो वह जो है सब्जेक्ट हो गया, यह कंप्लीमेंट हो गया और यह मेन वर्ब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में एक कर्ता प्लस पूरक प्लस अन्य शब्द है ईटीसी। जैसे वह तेज है तो वह सब्जेक्ट हो गया, तेज कंप्लीमेंट हो गया, है मेन वर्ब हो गया। आपके मन में होगा कि अब समझिए यह जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर दिए है वो किस तरह के हिंदी के वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले यह समझना है, इंपॉर्टेंट बात तो ये, जिसमें कर्ता देख लीजिएगा, पूरक देख लीजिएगा, अन्य शब्द देख लीजिएगा। अन्य शब्द मतलब जैसे वह कल उदास था, कल उदास था तो कल अन्य शब्द आ गया, ठीक है, वो लगा हुआ था, थे थी जो भी। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इतना चीज समझ गए। अब आपके मन में होगा कि सर ये स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों हैं। जितना भी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा सबके पीछे रीजन बताऊंगा कि क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, पढ़ने से क्या फायदा होने वाला है, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखिए ये इस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, इस स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि इस स्ट्रक्चर से हम लोग नाम, रूप, परिचय, पहचान, आकार, प्रकार, रंग, रूप, दोष, सब कुछ इसमें, जाति, धर्म, सब कुछ जानकारी के लिए हमको अगर आकार प्रकार बताना हो, नाम रूप परिचय पहचान बताना हो, तो इसी स्ट्रक्चर से हम लोग बहुत, ये स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दायरा है
याद रखिएगा जितना इस आपकी है कि सर टेंस का स्ट्रक्चर, तो याद रखिएगा हम यहाँ पे टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। ये दोनों जो है एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों मिल के बता रहे हैं। आगे मैं जब टेंस बताऊंगा तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि ये टेंस का ही है, लेकिन कहाँ से आया कैसे आया सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए अफर्मेटिव है यह पहला स्ट्रक्चर। चल स्ट्रक्चर को फर्स्ट स्ट्रक्चर कर दीजिए, इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट। सीरीज 1 तो है ही अपना, अब जो है कार्यक्रम अफर्मेटिव में क्या है, सब ये स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट याद करना कैसे पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इजारा वाजपेयी प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदरवर्ड एससी प्लस अदरवर्ड, क्लियर हो गया। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में हाय हूँ है था थे थी इत्यादि लगा रहता है, क्लियर होता है होती है। अब ये होता है सर कैसे हो गया, जैसे दूध उजला होता है, ये से सुने होंगे। ये होता है कि इंग्लिश नहीं होता, दूध उजला होता है। अब विद्यार्थी बोलेगा कि होता है, बच्चा हम पढ़े थे बिकम होता है, तो होता होती से स्वाभाविक गुण का बोध होता है, बोध होता है तो दूध उजला होता है। इसका मतलब है कि दूध का जो स्वाभाविक गुण है वो उजला होने का होता है, क्लियर है, समझ गए। तो ये होता होती स्वाभाविक गुण का बोध कराता है। इसमें क्या होता है, करता रहता है, पूरक रहता है। अब पूरक सब के बारे में भी मैं पूरा विस्तार से आगे बताऊंगा, हर एक एक पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, अब परेशान नहीं होइएगा। पूरक का मतलब पूरा करने वाला, जो अर्थ को पूरा करता है। मैं बताया कि जो अर्थ को पूरा करता है वो पूरक होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उससे ऑब्जेक्ट कर दीजिए। याद रखिएगा पूरक और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, कभी दोनों को नहीं मिलाइएगा। कंफ्यूजन मतलब आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमसे अभी एग्जाम्पल दिया, वह तेज है, एक बार बताइए यह कोई काम तो नहीं कर रहा है जो प्रभाव किस पर पड़ेगा, ये तेज है वह के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए तेज जो है एससी हो गया। एससी का मतलब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्लियर हो गया। याद रखिएगा कि अभी नया स्टार्टिंग है, बहुत कुछ ऐसा लगेगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो हड़बड़ाइएगा ना, हर चीज के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो इतना चीज क्लियर हो गया। अब ट्रांसलेशन पर हम लोग चलते हैं, ट्रांसलेशन के बारे में। तो देखिए मतलब थोड़ा सा समय लगेगा और सबको मैं विस्तार से बताऊंगा, और एक एक पॉइंट पर। अब इजारा वाजपेयी कहाँ लगेगा, ये फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सिंगुलर हो गया या प्लूरल हो गया। आई के साथ एम वाज, हम यहाँ पे कोई टेंस वगैरह नहीं दिया, सिर्फ ये बता रहे कि इजारा वाजपेयी कहाँ लगेगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। ये भी बताएंगे कैसे, आगे बहुत कुछ क्लियर करना है। अभी हम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से बताने का। यू के साथ आर वेयर, यू के साथ आर वेयर, ही सी इट नेम के साथ ईच वाच दे नेम्स के साथ आर वेयर, क्लियर है। आई के साथ एम वाच, वी के साथ आर वेयर, यू के साथ आर वेयर, यू के साथ आर वेयर, ही सी इट नेम के साथ इज वाज, दे नेम्स के साथ आर वेयर। शायद किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आई के साथ ई रख लीजिएगा, आई के साथ एम वाज, वी के साथ आर वेयर, यू के साथ आर वेयर, यू के साथ आर वेयर, ही सी इट के साथ नेम इज वाज, दे नेम्स के साथ आर वेयर। हम आप लोगों से जरूर मतलब जानकारी दूंगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो वो भी ठीक है, कोई तरह का दबाव नहीं है। तो स्वतंत्र भारत देश स्वतंत्र है, जो इच्छा हो सो कर, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो ये जरूर कोशिश कीजिएगा दूसरे को भी जानकारी देने के लिए, और जितना आप जानकारी दीजिएगा उतना लोग तक पहुंचेगा हमारी बात। मैं ये नहीं कहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तब, अगर नहीं लगेगा तो कोई जरूरी नहीं। मतलब मुझे न कष्ट है न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा अगर लगेगा, आप सीख रहे हैं तो जरूर लोगों के नज़दीक फैलाइएगा। जो हमारे छोटे छोटे भी बच्चे हैं जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, उनको लगेगा कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये चीज़ समझ में आ गया। आई के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर नहीं जानते हो तो याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, आई वी यू ही सी इट नेम दे नेम्स। आई के साथ एम और वाज, वी के साथ आर वेयर, यू के साथ आर वेयर, यू के साथ आर वेयर, ही सी इट नेम के साथ इज वाज, दे नेम्स के साथ आर वेयर, क्लियर है।
तो आइए अब ये तो सीख के याद भी हो गया होगा, और एक कॉपी बना लीजिएगा ट्रांसलेशन का और अच्छी तरह से उस पर बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। अब देखिए वह तेज है। अब एक क्वेश्चन है, अब आपके मन में भी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मन ही मन, यह सब्जेक्ट है या कम्प्लीमेंट है या मेन वर्ब है? आप कहेगा सर ये तो बताए नहीं, वह काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो अर्थ को पूरा कर देता है कम्प्लीमेंट है, मेन वर्ब है। क्लियर है? अब देखिए क्या पढ़े, पहले सब्जेक्ट रखना है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ही रखे। इसके बाद तेज है। अब इंग्लिश में अगर ऐसा दे दिया, अगर मान के चलिए कभी लाइफ में जो नहीं जानता है इंग्लिश बनाने के लिए तो क्या बनाएगा, अगर मान के चलिए ही इंटेलिजेंट, देखिए कैसे बनाता है, इंटेलिजेंट इज। मैंने पूछा भाई ये कैसे बनाया, तो बोला कि सर ये तो सिंपल सी बात है। मैंने पूछा कैसे, कहा हुआ के सामने में ही रख दिया, तेज इंटेलिजेंट हो गया, हाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा इतना आसान होता तो दिक्कत, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मतलब ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो याद रखिएगा यह गलत था, यह ऐसा नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट में क्या करना है, ही देना है। ही के साथ अभी बताए थे, ही के साथ क्या देना है, इज इंटेलिजेंट। आप कहिएगा सर एक चीज हमको मन में रह गया, यहाँ पर बचपन में पढ़े थे कि एन दिए थे, तो एन कहाँ नहीं दिए? भाई सब एक तो चीज बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर एन इसलिए नहीं दिए कि एडजेक्टिव है। नियम है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता तब दे सकते थे, इसके बाद नाउन नहीं है इसीलिए नहीं दी। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहना चाहिए। जितने भी भाई बहन हैं कोशिश कीजिएगा शुरू से लेके अंत तक तो बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। और यहाँ पर हम क्यों नहीं लगाए, और इस पर ट्रांसलेशन वगैरह अब नेक्स्ट सीरीज में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देंगे। और इस तरह का इस बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा इसलिए किए उसके पीछे कारण समय का भी अभाव रहता है, ज़्यादा समय देंगे तो आप लोग भी परेशान हो जाइएगा, इसलिए छोटे छोटे करके हर चीज़ बताएंगे। यहाँ सबसे पहले वो सब्जेक्ट दिए, फिर ही के साथ इज दिए, और इसके बाद क्या दिए, पहले सब्जेक्ट दिए, इसके बाद वर्ब दिए, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिए। यहाँ एन क्यों नहीं लगा है, क्योंकि केवल एडजेक्टिव रहता है तो एन नहीं लगता है। अगर एडजेक्टिव पर नाउन रहता, इस आपके मन में अगर इसमें कुछ और आया होगा तो देखिए, बात और ही बता देना चाहता हूँ, हमको बताने दीजिएगा। अब आगे वाला बात बताइएगा सर एन क्यों, एन कहाँ लगेगा, हम ए एन के बारे में बताएंगे कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, किस तरह हर। और ऐसा है कि अगर इस पर जो है अगला जो सीरीज है इस पर हम कम से कम 10 या 15 क्वेश्चंस आपको एकदम बढ़िया क्वेश्चंस बनाएंगे, और आपको लगेगा नहीं, अब लगता है कि अब सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।